आज बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा की जहां पर बीजेपी ही जीतती है। बीजेपी ही जीतती है और बीजेपी जीतती आ रही है। चाहे सरकार किसी की रही हो, लेकिन विधायक बीजेपी का होता है। यहां हारने वाली पार्टी तो बदल जाती है, लेकिन विधायक बीजेपी का रहता है। तो क्या 27 में भी बीजेपी ही जीतेगी? चलिए जानते हैं। आज बात करते हैं यूपी किस्का में मेरठ कैंट सीट की। मेरठ कैंट सीट का इतिहास ही ऐसा है, यहाँ से बीजेपी लगातार जीतती रही है। अगर आप पिछले 5 चुनाव देखेंगे, 22 में यहाँ से अमित अग्रवाल बीजेपी जीते, इससे पहले 17, 12, 7 और 2 से सत्य प्रकाश अग्रवाल चुनाव जीते। इससे पहले 96 में और उससे पहले एक बार 1993 में यहाँ से अमित अग्रवाल बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। विधायक जी का क्या दावा है, सुनिए। रेलवे स्टेशन को बागपत रोड से जोड़ना, लिंक रोड के माध्यम से। और एक दूसरा काम था, एक गांव है रेसना और राली, 2 गांव हैं, मेडिकल से कुल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन नाला बीच में है, आबू नाला फर्स्ट। तो उनको घूमकर किला रोड से जेल चुंगी और जेल चुंगी से यूनिवर्सिटी रोड और उसके बाद मेडिकल जाना पड़ता था, यानी कि 5-7 किलोमीटर का चक्कर काटकर तब मेडिकल कॉलेज आना होता था उनका। तो मैं चाहता था वहाँ एक पुल बन जाए, लेकिन इतने सालों तक किसी और सरकारों ने वो पुल नहीं दिया। आज श्रद्धेय योगी जी मुख्यमंत्री बनकर आए, प्रधानमंत्री बनकर मोदी जी आए 2014 के बाद, और 2017 के बाद योगी जी आए। तो 30-25 साल पुरानी हमारी इच्छा जो जनता की सुविधा के लिए थी, वो अब आके पूरी हुई है कि हम रेलवे रोड और बागपत रोड के बीच में एक लिंक रोड को बनवा पाए। 800 मीटर लंबा लिंक रोड है और आप भी वहाँ से निकले होंगे, जनता को बहुत बड़ी सहूलियत हो गई और जाम की स्थिति भी दिल्ली रोड पर कम हुई। अभी तो हमको एक्सप्रेसवे की बात मैंने बताई, हमको मेट्रो भी मिल गई, रैपिड रेल मिल गई। एशिया में अपनी तरह की पहली रैपिड रेल मेरठ में है और 50 मिनट में दिल्ली पहुंचा देती है। 1 लाख 3 साल में उम्मीद थी कि 1 लाख यात्री यात्रा करेंगे। 3 महीने में मेरठ वालों ने उस टारगेट को पूरा कर दिया। आज 1,18,000-14,000 यात्री प्रतिदिन औसत इसमें यात्रा कर रहे हैं। तो विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने विकास का काम किया है, 30 साल पुराने रुके काम करा दिए हैं, इसलिए उनको जनता चुनेगी। वहीं उन्हें टक्कर दे रही है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी। पिछली बार बसपा यहाँ पर रनर अप रही। बसपा का कहना है कि प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी है और बसपा को यहाँ पर वोट बैंक मजबूत है, तो वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, बीएसपी बहुत जल्दी अपना कैंट विधानसभा प्रत्याशी घोषित करने जा रही है। हमारी पूरी तैयारी है और क्योंकि पिछले चुनाव में भी हम बहुत थोड़े वोटों से हारे थे और बहुजन समाज पार्टी का जो वहाँ वोट बैंक है बड़ी अच्छी खासी तादाद में है। इस बार हमें जो एसआईआर का जो काम हुआ था उसमें अच्छे तादाद में हमारे वोट वहाँ बढ़े हैं और अच्छे तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने वोट बढ़ाने का काम किया है। और दूसरे नंबर पे ये है, जो वर्तमान की जो स्थिति है वहाँ जो जनता को, जो वोटर को अच्छी उम्मीद थी, जी उत्साह के साथ उन्होंने वोट किया था, उस पर मैं समझता हूँ, क्योंकि हम क्षेत्र में जाते हैं मीटिंग करने, तो वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो हमसे बार बार यही कहते हैं जी जिस आशा के साथ हमने वोट दिया था उस पर जो है सरकार भी और वहाँ के जो वर्तमान एमएलए हैं वो खरे नहीं उतर पाए। और इसी उसको देखते हुए बहन जी के जो 4 बार की सरकार में जो बहन जी का कार्यकाल रहा है, जो विकास हुए हैं, आज भी चाहे कंकरखेड़ा ले लो या आसपास के इलाके ले लो, जो सड़क मान्य बहन जी की सरकार में, हमारी सरकार में बन गई थी, वो आज भी चल रही हैं। इन पे तो उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। तो सवाल ये कि यहाँ पर होगा क्या, समीकरण किस खाने बैठेंगे। दरअसल इस सीट के समीकरण ये हैं कि यहाँ पर 3,16,000 करीब मतदाता हैं, जिसमें 70,000 वैश्य हैं, फिर पंजाबी 50,000 करीब हैं, दलित करीब 40,000 हैं, मुस्लिम 25,000 हैं, ब्राह्मण 35,000 हैं, गुर्जर 20,000 हैं, सैनी 17,000 हैं, जाट करीब 15,000 हैं, जाटव करीब 13,000 हैं। पंजाबी वैश्य ये वो वोटर है जो बीजेपी को एकजुट होकर वोट करता है। इसके अलावा ब्राह्मण, गुर्जर, जाट वोट भी बीजेपी को मिलता है। बीजेपी यहाँ बड़े भारी मार्जिन से चुनाव जीतती रही है। पत्रकार क्या कहते हैं, जरा उन्हें सुनिए। देखिए, मेरठ कैंट की सीट तो एक ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से अवैध किला बनी हुई है। हालांकि जो एसआईआर हुई है, पुनरीक्षण हुआ मतदाता सूची का, उसके बाद कुछ शोर जरूर मचा कि भारतीय जनता पार्टी के वोट कटे हैं, पर हुआ ये था कि जब दक्षिण और शहर में भारतीय जनता पार्टी को एसआईआर का नुकसान हुआ तो उनकी इकाइयाँ जाग गई, आरएसएस और सब, और उन्होंने कैंट में भी पूरी ताकत झोंकी, तो उस नुकसान को होने से उन्होंने बचा लिया। वर्तमान स्थिति देखें तो ऐसा कोई बहुत बड़ा
मुद्दा नज़र नहीं आता कि किसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी हार सकती है वहाँ पे, ऐसा अभी तो नहीं प्रतीत होता। देखिए, मेरठ कैंट विधानसभा, जब ये आपने शुरुआत की अपने सवाल से कि गढ़ तो है ही है वो, और उसकी गढ़ रहने का एक बड़ी वजह क्या है कि वहाँ टक्कर देने के लिए माना जाता है कि यही माना जाता है कि जहाँ मुस्लिम पॉपुलैरिटी थोड़ा ज़्यादा होती है वो आगे बढ़ती है। वहाँ बहुत कम जनसंख्या में और वोटर जो है मुस्लिम पॉपुलैरिटी में कम है। दूसरे अलावा जो उसका बाहरी इलाका है, जैसे नगर निगम का क्षेत्र अलग होता है और विधानसभा का क्षेत्र अलग होता है, तो मेरठ शहर और विधानसभा का अलग क्षेत्र है। जैसे गंगानगर है, जैसे मोदीपुरम है, जो बाहर का एरिया है, कंकर खेड़ा है, यहाँ सब जो है कहीं ना कहीं बाहर के लोग जो हैं आके वो रह रहे हैं, और वो सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्टेड माने जाते हैं जातिगत आधार पर या सोच के आधार पर। तो वहाँ बीजेपी का गढ़ अभी तक हम इसको मजबूत मान के ही चलेंगे, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा वहाँ डेंट लगने की स्थिति में नहीं लग रहा है। सिर्फ एक 2019 के चुनाव की भी आप बात करो, 2019 के चुनाव की बात करो, लोकसभा की, तो उसमें भी क्या हुआ था कि जब लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जो थे हाजी याकूब कुरैशी, वो सारी विधानसभाओं में जीतते हुए, चाहे वो कठोर हो, चाहे सदर हो, चाहे दक्षिण हो, तमाम जगह। लेकिन सबसे लीड जो जब 1 लाख कुछ की जो लीड थी वो सिर्फ कैंट से थी। और वो क्या है कि वहाँ एकजुटता, व्यापारियों का होना, बाहर जो है आसपास चारों तरफ जो विधानसभा का जो बाहरी हिस्सा है उसमें खासकर जाट समुदाय का बहुतायत से होना, और इस बार क्योंकि जाट समुदाय से और मजबूती ये मिलेगी कि जयंत चौधरी जो है वो एनडीए का हिस्सा है। तो आप ये मान के चलो कि जाट समाज का जो किसान कहा जाता है, कमेरा कहा जाता है, वो एक माहौल बनाता है चुनाव का, उसका भी एक बड़ा हिस्सा उनको रहेगा। तो कैंट पे चुनौती मिले कोई, वो एक दिगर बात है, लेकिन जो बड़ा हिस्सा जो विनयिंग जैसा कहना चाहिए वो बीजेपी अपने आप में अपर हैंड ही अभी तक स्थिति की वहाँ है। बात आपने पत्रकारों की सुन लिया, बात आपकी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी लगातार जीत रही सीट पर 27 में फिर वापसी करेगी या कोई माहौल बदलने जा रहा है? आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टोरी भेजी थी मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने। देखते यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पर डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,